हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम बिहाइंड टेक्स्ट बुक का साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं इसके स्पीकिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइजेस के साथ। अगर आपने इसके थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज का वीडियो नहीं देखा है तो आपके टॉप राइट कॉर्नर में इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। आपकी स्पीकिंग एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ मोर अबाउट लिसनिंग स्किल। ये आपकी रीडिंग स्किल से ज़्यादा रिलेट करता है बिकॉज इस पार्ट में आपको नोट मेकिंग के बारे में बोला जा रहा है कि आप किसी पैराग्राफ को पढ़ें एंड देन उससे रिलेटेड आप नोट्स बनाएं। एंड इनफैक्ट नोट मेकिंग स्किल आपको, अगर आप फॉर एग्जांपल लाइव स्पीचेस देख रहे हैं या क्लास में जब आपके टीचर पढ़ाते हैं आप नोट्स लिखते हैं तो उस समय आपको ये स्किल काम में आती है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो नोट मेकिंग स्किल है, नोट्स मेकिंग बोलिए, नोट टेकिंग वटेवर, तो नोट्स मेकिंग स्किल में जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप कैसे फ़िल्टर करते हैं चीज़ों को। तो आपके दिमाग में एक फ़िल्टरिंग मैकेनिज़्म होना चाहिए कि आप कैसे फ़िल्टर करेंगे इन्फॉर्मेशन को एंड देन आप डिसाइड करेंगे कि क्या यूज़फुल है एंड क्या यूज़फुल नहीं है। सो आपको फिर कैटेगराइज करना होता है इन्फॉर्मेशन को, व्हाट इज़ यूज़फुल एंड व्हाट इज़ नॉट यूज़फुल। एंड ये जो यूज़फुलनेस है कि क्या यूज़फुल होगा आपके लिए, वो डिपेंड करेगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। सो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल से कि कैसे नोट्स डिफ़र हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे क्लास में जब लोग नोट्स ले रहे होते हैं तो अगर आपकी क्लास में 70, 80, 90, 100 जितने भी बच्चे हैं, अगर आप सबकी बुक्स निकालेंगे, सबकी नोटबुक्स देखेंगे तो सब ने अलग अलग तरीक़ों से नोट्स बनाई होंगी। सो टीचर वही पढ़ा रहा है, सेम पढ़ा रहा है, बट सब लोग अपने तरीके से, क्योंकि उनका जो फ़िल्टर मैकेनिज़्म है दिमाग में सबका अलग अलग। आपको लगता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है या किसी और को लगता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे सिंस एक सेटअप दिया गया है, यहाँ पे एक सेटअप ये है कि कोई फंक्शन हो रहा है, लेट्स से क्लासिकल परफॉर्मेंस होने वाली है उस फंक्शन में, तो एक फेमस सिंगर आई है किशोरी अमोनकर एंड आपको उनको इंट्रोड्यूस करना है। सो इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है एंड आपको उस इन्फॉर्मेशन से नोट्स बनाने हैं। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये सिनेरियो ऐसा है कि आप एक ऑडियंस को एड्रेस करने वाले हैं एंड आप इंट्रोड्यूस करेंगे उनको फाइनली उस परफॉर्मेंस के लिए, तो आपको देखना है कि कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में जो ऑडियंस को इंटरेस्टिंग लगेंगी या ऑडियंस के लिए यूज़फुल होंगी। सो यहाँ कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। नाउ इन सेकेंड पार्ट अगर मान लीजिए आपको एक ऐसा लिखना होता इन्हीं सिंगर के बारे में जिसमें आपको उनकी म्यूज़िकल स्टाइल के बारे में बताना होता, तो आप शायद म्यूज़िकल स्टाइल के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नोट्स लेते एंड देन उसको ज़्यादा एलैबोरेट करते। सो इट विल डिफ़र, कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि क्या यूज़फुल है क्या यूज़फुल नहीं है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको इंट्रोड्यूस करना है एक ऑडियंस को उनकी परफॉर्मेंस से पहले एंड उनके बारे में जो भी पैसेज में दिया गया है उसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं आपको वो बताने हैं। सो आपको उनकी पेरेंटेज बतानी है, उनके माता पिता कौन थे, एंड आपको ये बताना है कि वो किस स्कूल ऑफ म्यूज़िक से बिलोंग करती हैं। दैट मीन्स कि उनका स्टाइल क्या है, क्या टाइप ऑफ म्यूज़िक है जिससे वो बिलोंग करती हैं, उनके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, उनके क्या इंस्पिरेशन रहे हैं और उन्होंने क्या क्या अवार्ड जीते हैं। सो इन सब के बारे में आपको पॉइंट्स जो है नोट डाउन करना है। तो चलिए सबसे पहले उनके बारे में पैराग्राफ पढ़ते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट मेकिंग नोट्स। पद्म भूषण किशोरी आमोंकर, widely considered the finest female vocalist of her generation, was born in 1931, daughter of another great artist, Srimati Mogubai Kurdikar. In her early years, she absorbed the approach and repertoire of her distinguished mother's teacher, Ustad Aladia Khan. As her own style developed, however, she moved away from Aladia Khan's Jaipur Atroli Gharana style in some respects, and as a mature artist, her approach is usually regarded as an individual, if not unique, variant of the Jaipur model. इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपको बताया जा रहा है कि वो पद्म भूषण अवार्ड से सुशोभित है एंड उनको फाइनेस्ट फीमेल वोकलिस्ट अपनी जनरेशन का पॉपुलरली माना जाता है और उनकी बर्थ ईयर बताई गई है 1931 एंड वो एक दूसरे ग्रेट आर्टिस्ट जो कि श्रीमती मोगूबाई कुर्दीकर है उनकी बेटी है। तो उनकी पेरेंटेज आपको समझ में आ गई और आपको ये भी पता चला कि उनकी मम्मी भी खुद एक ग्रेट आर्टिस्ट है। एंड अपने अर्ली टाइम्स में जब वो सीख रही थी तो उन्होंने अपना स्टाइल जो है कहाँ से एब्जॉर्ब किया, अप्रोच कहाँ से एब्जॉर्ब किया, अपनी मम्मी के टीचर से। और मम्मी के टीचर कौन थे, वो भी एक रिस्पेक्टेड और डिस्टिंग्विश्ड आर्टिस्ट थे, उस्ताद अलदिया खान। एंड रेपर्टोयर का मतलब होता है रेंज या कलेक्शन। सो उनका जो भी रेंज या कलेक्शन था उनको उन्होंने एब्जॉर्ब किया
एंड उनका स्टाइल क्या था उस्ताद अलादिया खान का, उनका स्टाइल था जयपुर अतरौली घराना स्टाइल ऑफ म्यूज़िक। सो ये उनका स्कूल ऑफ म्यूज़िक हो गया। एंड फिर वो जब जैसे ही मैच्योर हुई, खुद बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो गई एज एन आर्टिस्ट, सो वो धीरे धीरे उनके स्टाइल से थोड़ा हटने लगी एंड अपना एक यूनिक स्टाइल बनाने लगी, एक इंडिविजुअल स्टाइल बनाने लग गई, जो कि इसी मॉडल का एक वेरिएंट बन गया। सो उनका जो अपना स्टाइल था वो डिफरेंट था जयपुर अतरौली घराना स्टाइल से, एंड उसको एक वेरिएंट माना जाता है। किशोरी आमोंकर इज अ थिंकर besotted by what she calls the mysterious world of her ragas. She dissects them with the precision of a perfectionist, almost like a scientist, until the most subtle of shades and emotions emerge and re-emerge. Now, ये पैराग्राफ थोड़ा फ्लावरी लैंग्वेज में लिखा गया है। सो ऑफ कोर्स जब आप नोट मेकिंग कर रहे हैं देन यू आर नॉट गोइंग टू राइट एग्जैक्टली जैसे इस फ्लावरी लैंग्वेज में लिखा गया है, क्योंकि जब आप किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको अपनी लैंग्वेज में अपने वे में थोड़ा सा अपना स्टाइल लगा के चीज़ों को बोलना होता है। तो और ये जिन्होंने भी लिखा है उन्होंने अपना स्टाइल यहाँ पे लगाया। सो ये एक ऐसा पैराग्राफ है जहाँ पे आपको जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो निकालनी है, बिकॉज मोर और लेस ये पैराग्राफ में सिर्फ उनकी फ्लावरी लैंग्वेज में, जिसको हम बोलते हैं थोड़ा सा स्टाइल में, उनके बारे में बढ़ाई की गई है। सो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में इम्पोर्टेंट क्या है कि वो जो रागास थे उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थी। बिसॉटेड मतलब होता है कि स्ट्रांगली इन्फैचुएटेड। इन्फैचुएटेड मतलब आप किसी से बहुत ज़्यादा मोहित होते हैं, किसी के प्यार में डूबे हुए होते हैं। सो वो रागा रागा का जो वर्ल्ड था, मतलब ये जो म्यूज़िक का जो रागा है, उनसे इतना ज़्यादा इन्फैचुएटेड थी कि वो उनको बहुत ही प्रिसीजन से डाइसेक्ट करती थी। डाइसेक्ट यानी उनको तोड़ तोड़ के समझती थी। एज अ परफेक्शनिस्ट, परफेक्शनिस्ट उनको कहते हैं जो हर काम परफेक्शन से करते हैं, जिनको छोटी से छोटी भी माइनर डिटेल्स को ध्यान में रखने की आदत होती है एंड वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। तो वो उसी प्रिसीजन के साथ बहुत ही डिटेल में पढ़ती थी, जैसे एक साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ता है, अंटिल जब तक उन रागास से, जो रागास बना रही हैं, उससे सटल शेड्स एंड इमोशंस बाहर आए। तो इतना ज़्यादा वो उन पे एक्सपेरिमेंट करती थी रागास पे, ताकि नए नए इमोशंस जो है उनसे निकल के हैं। सटल यानी होता है यहाँ पे डेलिकेट, इसको बोले बहुत बारीकी से बाहर निकालना, तो बारीकियाँ बाहर निकालना। तो उनका मतलब हो गया यहाँ पे डेलिकेट, सटल। सो यहाँ पे आपको बस एक चीज़ इम्पॉर्टेंट रखना है कि उनका जो कैरेक्टरिस्टिक था वो दैट शी वॉज अ परफेक्शनिस्ट एंड शी वॉज एक्सपेरिमेंटिंग विद द वर्ल्ड ऑफ रागा, दैट मीन शी वॉज एक्सपेरिमेंटिंग विद रागास। सो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से फॉर आवर नोट्स। She is very much inspired by the teachings of the ancient Vedic sages, written at a time when vocal music was highly devotional in character. This soul searching quality of her music, coupled with a very intellectual approach to raga performance, has gained her quite a following in India and has helped to revive the study of ख्याल। और उनको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है वैदिक सेजेस, वैदिक गुरुओं के टीचिंग से। एंड वो उस समय ये लिखे गए थे जब वोकल म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा डिवोशनल माना जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा भगवान के लिए भजन बनते थे, जिस समय भगवान के लिए गाने बनते थे, उसको बहुत डिवोशनल इन कैरेक्टर होते थे। एंड ये जो सोल सर्चिंग क्वालिटी थी उनकी म्यूज़िक की, एंड उनका जो इंटेलेक्चुअल अप्रोच था कि बहुत ज़्यादा वो एज अ परफेक्शनिस्ट डाइसेक्ट करती, तो ये जो उनका बहुत ज़्यादा एज अ साइंटिस्ट इंटेलेक्चुअल अप्रोच था रागा परफॉर्मेंस में, इनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा फॉलोइंग मिली, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हुई उनकी। एंड उन्होंने ख्याल के ऊपर रिसर्च या स्टडी, उसको रिवाइव करने में, रिवाइव यानी टू गिव लाइफ, टू कम बैक टू लाइफ। सो इस स्टडी ऑफ ख्याल, ख्याल भी क्लासिकल सिंगिंग का एक टाइप है, एक वे है, एंड उसकी स्टडी को उन्होंने रिवाइव किया। सिग्निफिकेंट अवार्ड्स बेस्टोड ऑन दिस आर्टिस्ट इंक्लूड द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड in 1985, the Padma Bhushan in 1987, and highly coveted Sangeet Samriddhini Award, considered one of the most prestigious award in Indian classical music in 1997. तो उनको बहुत सारे सिग्निफिकेंट अवार्ड्स मिले हैं, एंड ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से आपको क्या निकालना है कि उनको क्या क्या अवार्ड मिले, दैट इज़ द ओनली इंपॉर्टेंट मैसेज इस पैराग्राफ से। नाउ नोट्स बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, एंड मैं आपको एक तरह से हिंट दे रहा हूँ। एंड ऐसा हो सकता है कि आपको सब चीज़ें नोट्स में नहीं बनानी जब आप एक्चुअली में जाके किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जब भी फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एनुअल फंक्शन का होस्ट बनाया गया या होस्टेस बनाया गया,
एंड उस समय आपके चीफ गेस्ट कोई आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, या मान लीजिए ऐसा कोई परफॉर्मेंस किसी का हो रहा है एंड आपको इंट्रोडक्शन देना है, तो आपके पास कभी कभी नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, आपके पास एक टाइम लिमिट भी होता है कि आपको जो है उनको 1 मिनट में ही इंट्रोड्यूस करना है। सो ऑब्वियसली आप ट्रेन की तरह फटाफट भागेंगे नहीं एकदम, क्योंकि वो भी अच्छा नहीं लगेगा, दैट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ डिलीवरी। तो 1 मिनट में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप डिलीवर कैसे करेंगे, आपकी डिलीवरी कैसी होगी, दैट मीन्स द वे यू आर स्पीकिंग। सो ऑब्वियसली जब आप ऐसे फॉर्मल गैदरिंग में होते हो तो आपको बहुत अच्छे से बोलना होता है, एंड इनफैक्ट अगर आप अच्छे से नहीं बोलेंगे तो ये उनकी एक डिसरिस्पेक्ट भी हो जाएगी कि आपने बहुत जल्दी जल्दी में निपटा दिया उनके इंट्रोडक्शन को। सो आपको जल्दी भी नहीं बोलना है, एकदम राइट पेस में बोलना है। तो 1 मिनट में आपको देखना है कि कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ सकता है, एंड आपको फिर यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा। आपने नोट्स बना लिए, देन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ओके मैं ये इसके बारे में बोलूँगा या बोलूँगी, एंड इसके बारे में बोलूँगी या बोलूँगा, एंड दिस इज़ द ओनली रेलेवेंट पॉइंट एटलीस्ट जो 1 मिनट में मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स बनाने हैं आपको, तो नोट्स बनाते समय ऑलरेडी आप बहुत कुछ फिल्टर करेंगे, फॉर एग्जांपल, एंड ऑफ कोर्स नोट्स पढ़ने से पहले जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो ऑब्वियसली उसी ऑर्डर में आप बनाओगे जिस ऑर्डर में आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली आप या तो दिमाग में एक समरी अगर आपने बना लिया देन यू आर मेकिंग अ नोट, दैट कैन ऑल्सो बी अ वे, बट मोर कॉमनली जैसे आप चीज़ें सुन रहे हो या पढ़ रहे हो आप उसी के साथ साथ नोट्स बनाते जाते हो। सो मैंने भी उसी तरह से नोट्स बनाए यहाँ पे। सो वाइडली कंसिडर्ड द फाइनेस्ट फीमेल वोकलिस्ट ऑफ हर जनरेशन, then born in 1931 to artist Srimati Mogubai Kurdikar, learnt music from Ustad Aladia Khan in his Jaipur Atroli Gharana style, developed her own individual style, a variant of Jaipur model, a perfectionist who improvises on the ragas to evoke different shades of emotions. एंड ऑब्वियसली आपने देखा कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे में उसी पैराग्राफ को यहाँ पे मैंने लिखा है एज अ नोट्स, एंड ये ऐसी चीज़ें जो आप अपने वर्ड्स में डिफरेंट वे में जैसा आप परसीव कर रहे हो उसको उस तरह से आप लिख सकते हो। हेल्प टू रिवाइव द स्टडी ऑफ ख्याल, इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स फ्रॉम द एंशिएंट एंड डिवोशनल वैदिक टीचिंग्स। टीचिंग्स आप यहाँ पे सेजेस भी लिख सकते हो। सो वन सेवरल अवार्ड्स लाइक एंड ऑल द अवार्ड लिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। सो आपने देखा कि ऑलरेडी हमने बहुत सी इंफॉर्मेशन हटा दी हैं, एज आई सेड कि जो बहुत ज़्यादा फ्रेज के फॉर्म में लैंग्वेज लिखी गई है वो हमने हटा दी, फिल्टर आउट कर दी, एंड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनके बारे में हमने उसके बारे में नोट्स बना दिया। अब यहाँ पे आपको अपना बोलने का स्किल लगाना है, जो पार्ट 2 में आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपसे बोला जाएगा कि इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अब जो है आपको उनको इंट्रोड्यूस करना है। सो ऑब्वियसली जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके अलग अलग टेक्निक है, तो हम वो डिस्कस करते हैं। Use your notes on her to introduce her to an imaginary audience. You may use one of the following phrases to introduce a guest. I am honored to introduce. I feel privileged to introduce. We welcome you. So अलग अलग तरीक़ों से आप स्टार्ट कर सकते हो, एंड एज एन एग्जाम्पल आपको यहाँ 3 तरीके दिए गए हैं, बट आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए कि आपको यही 3 चीज़ें यूज़ करनी है। बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं आप ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सबसे आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके भाई बहन मम्मी पापा सब साथ में हैं तो आप सिंपली अपनी मम्मी को इंट्रोड्यूस कीजिए। आप अपनी मम्मी को अपने पापा और अपने भाई बहनों के सामने इंट्रोड्यूस कीजिए। एक छोटा सा गेम कीजिए, बोलिए कि मुझे प्रैक्टिस करनी है थोड़ी, मेरा ऐसा ऐसा कुछ है एक्सरसाइज, मैं आज जो है मम्मी को इंट्रोड्यूस करूँगा या करूँगी। आप जब अपनी मम्मी को इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे तो आपके अंदर से आपने जो भी टीवी में देखा होगा जिस तरह से अवार्ड शोज़ में लोग इंट्रोड्यूस करते हैं वो अपने आप आपके अंदर वो चीज़ें आपको याद आने लगेंगी, एंड सम और दी अदर वे बिना शर्माए आप चीज़ों को बोलेंगे, एंड आपको वही तरीका जो है सेम आपको यहाँ पे अपनाना है। एंड ऑब्वियसली आपकी लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश होनी चाहिए। सो आपको ट्राई करना है कि कैसे सेम चीज़ जो आपने उस समय अपनी मम्मी को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया, आप कैसे इंग्लिश लैंग्वेज में इन पर्टिकुलर सिंगर को आप इंट्रोड्यूस करेंगे। सो इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ऑडियंस में हर एज के लोग हैं, सो यू कैन यूज़ लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अगर आपकी ऑडियंस में सिर्फ आपकी फ्रेंड्स हैं, एंड यू कैन से फ्रेंड्स। सो आपको ध्यान में रखना है कि आप किन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। कभी कभी फॉर एग्जांपल जब हम एनुअल फंक्शन को होस्ट करते थे तो हमें बोला जाता था कि यू हैव टू से रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम एंड देन द ऑनर्ड चीफ गेस्ट, उनको स्पेशली पॉइंट आउट करना होता है, एंड देन फाइनली हम बोलते थे आवर लेडीज एंड जेंटलमैन, समथिंग लाइक दैट, कि जो हमारे शो को देखने आए। सो देयर कैन बी मैनी वेज। सो आप वो चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको चीफ गेस्ट को स्पेशली पॉइंट आउट करना है तो आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग। अज्यूम करते हैं कि ये बीच में हो रहा है, इट इज़ इन बिटवीन द सेगमेंट, एंड देन आप ऑलरेडी चीफ गेस्ट एंड सब लोगों को आप ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं, तो यू कैन सिंपली से लेडीज एंड जेंटलमैन, अमंग अस टुडे इज प्रेजेंट एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड रिस्पेक्टेड क्लासिकल म्यूजिशियन। एंड इंस्टेड ऑफ म्यूजिशियन आप यहाँ पे सिंगर भी बोल सकते हैं, बिकॉज शी इज़ एक्चुअली अ वोकलिस्ट। सो
बट व्हेन यू से म्यूजिशियन वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल वर्ड हो जाता है एंड इट इज़ अ मच अप्रोप्रिएट वर्ड बिकॉज व्हेन यू से शी इज़ अ सिंगर यू एक्चुअली आर जस्ट रिड्यूसिंग हर टू बीइंग जस्ट अ सिंगर बट व्हेन यू से अ क्लासिकल म्यूजिशियन बिकॉज वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं म्यूजिक पे भी शी जस्ट नॉट सिंग्स बट शी ऑल्सो रिसर्चेज ऑन म्यूजिक तो म्यूजिशियन इज़ अ मच बेटर वर्ड बट आप क्लासिकल सिंगर चाहें तो भी बोल सकते हैं बट आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इस तरह से चीज़ों को बोलते हैं देन आपको राइट वे में स्ट्रेस करना है वर्ड्स को सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला अमंग अस टुडे फिर मैंने एक पॉज लिया इसलिए मैंने कॉमा डाला है इज प्रेजेंट कॉमा एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड रिस्पेक्टेड क्लासिकल म्यूजिशियन सो एक्सट्रीमली को हमने कितना ज़्यादा स्ट्रेस देके बोला एज इफ यू नो एक तरह से दिस इज व्हाट यू कॉल यू नो फ्लावरी वे में चीज़ों को बोलना एंड ऑब्वियसली आप जब भी किसी महान हस्ती को इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप इस तरह के एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं जो इनको बहुत ज़्यादा प्रेज किया जाए इस तरह से उन एडजेक्टिव्स को यूज़ किया जाए तो एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो गया रिस्पेक्टेड हो गया एंड इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू शेयर अ फ्यू वर्ड्स अबाउट हर सो दो तरीके के इंट्रोडक्शन हो सकते हैं एक तो आप सस्पेंस में रखेंगे लोगों को कि आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हु शी इज़ मैं अभी नहीं बता रहा आपको लेकिन आप पहले सुनिए उनके बारे में ट्राई टू गेस कीजिए कौन हो सकती है एंड देन फाइनली लास्ट में जो है हम उनका नाम बताएंगे भी एक पॉपुलर तरीका है अनदर पॉपुलर तरीका ये है कि अगर ऐसी ऑडियंस है जिनको आपको पता है कि बिल्कुल गेस नहीं कर पाएंगे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप यूएस में अमेरिका में है एंड आप जो है इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंड आपको पता है कि वहाँ के लोग इंडिया के क्लासिकल म्यूजिक को इतना फॉलो नहीं करते वहाँ की जो ऑडियंस है सो बेटर कि आप उनका नाम पहले बता दें एंड देन यू गो ऑन टेलिंग मोर अबाउट हर सो यू हैव टू सी कि कैसा ऑडियंस है आपका सो आप बोल रहे हो इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर सो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये उनके बारे में कुछ शब्द बोलते हुए बॉर्न टू वन ऑफ India's great artist Mogubai Kurdikar, she has went on to become the finest female vocalist of her generation. So यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो किनकी बेटी हैं एंड देन यू हैव सेड कि नाउ शी हैज़ बिकम फाइनेस्ट फीमेल वोकलिस्ट ऑफ हर जनरेशन एंड नॉर्मली आई प्रेफर कि मैं यहाँ पे उनकी बर्थ ईयर ना बताऊँ बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेशली एज बताना इनडायरेक्टली और डायरेक्टली थोड़ा रिस्पेक्टफुल नहीं होता है व्हेन यू इंट्रोड्यूसिंग समवन आप ये नहीं बोलेंगे देखिए ये हैं 50 साल की यू नो किशोर यामोकर बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा ये सुनने में तो अगर आप उनका बर्थ ईयर बता देंगे तो ऑब्वियसली यू इनडायरेक्टली आप उनकी एज बता दें तो ये इतना ज़्यादा सही नहीं माना जाता है सो मैंने वो चीज़ ओमिट की इवन तो मैंने नोट्स में लिखा था तो वो आपके नोट्स में है एंड उस नोट में आपने इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि उनकी एज क्या है देन यू कैन गिव द राइट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट इज़ रिक्वायर्ड तो दिस इज़ द डिफरेंस कि आप जब नोट्स लिख रहे हैं तो देर इज समथिंग एल्स और जब आप कुछ बोल रहे हैं देर इज समथिंग एल्स शी हैज़ बीन ट्रेन्ड इन जयपुर अत्रौली घराना स्टाइल बाय नन अदर देन उस्ताद अलदिया खान सो जब भी आप बोलते हो नन अदर दैन स्पेशली आप एक इफेक्ट ऐड कर रहे हो एंड देन यू इंट्रोड्यूस द नेम शी इज़ अ परफेक्शनिस्ट हु इम्प्रोवाइजेज ऑन द रागास टू इवोक रेनबो ऑफ इमोशंस सो रेनबो ऑफ इमोशंस का मतलब हो गया बहुत सारे अलग अलग टाइप के इमोशंस सो इस तरह के वर्ड आप यूज़ कर सकते हो व्हेन यू आर ट्राइंग टू से कि हाँ बहुत ही कलरफुल इमोशंस वो इवोक करती हैं तो ये अपने अपने वे में लैंग्वेज में ऐड किया है She has a unique style in music inspired by Vedic sages, having a soul searching quality. So आपने बोला कि उनका यूनिक स्टाइल है उनका इंस्पिरेशन वैदिक सेजेस से है एंड उनके म्यूजिक का सोल सर्चिंग क्वालिटी है एंड ऑब्वियसली ये तीनों चीज़ आपने लिंक कर दी बिकॉज दिस मेक्स हर यूनिक सो ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन अलग अलग पॉइंट्स में थी बट आपने कंबाइन करके बोल दिया वहाँ पे एंड दिस इज़ द वे इस तरह से आप चीज़ों को पॉइंट्स को कंबाइन करते हो जब आपके पास समय कम होता है एंड स्टिल आपको वो इफेक्ट देना होता है यू नो इंट्रोडक्शन में हरागा परफॉर्मेंस हैज गार्नर्ड हर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स इन इंडिया शी इज ऑनर्ड विद न्यूमरस अवार्ड्स पद्म भूषण संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस संगीत समृद्धि अवार्ड टू नेम अ फ्यू नाउ आप यहाँ बोल रहे हैं कि उनके रागा परफॉर्मेंस ने उनको लाखों के फॉलोअर्स दिए इंडिया में एंड ऑब्वियसली आपके नोट्स में ये कहीं भी नहीं है कि शी हैज़ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ऐसा कोई नंबर नहीं दिया बट ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे थोड़ा सा गेस वर्क करना पड़ेगा उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में या तो एक्स्ट्रा रिसर्च करना पड़ेगा एंड देन यू कैन कम विद एन एस्टिमेट कि हाँ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जो है सही होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बोलना सो यू कैन यूज सच वर्ड्स फिर आप बोलोगे कि उनको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं ब्ला 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 एंड देन यू से टू नेम अ फ्यू बिकॉज सिर्फ यही अवार्ड्स नहीं मिले उनको और भी अवार्ड्स मिले होंगे तो आप जस्ट लास्ट में ऐड करें कि कुछ के नाम अगर मैं बताऊँ तो नेम अ फ्यू लेडीज एंड जेंटलमैन अब जो है लास्ट लाइन में आप उनको उनका नाम इंट्रोड्यूस करेंगे सो लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम ऑनर्ड टू वेलकम ऑन स्टेज श्रीमती किशोरी आमोनकर प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज सो आपने ये सेंटेंस तो बहुत बार सुना होगा अवार्ड शोज़ में सो आप उनको बोल रहे हैं कि मैं ऑनर्ड हूँ बहुत ज़्यादा ऑनर्ड फील कर रहा हूँ
उनको वेलकम करने के लिए स्टेज पे, एंड दिस इज़ हर क्यू, ये उनका क्यू होगा। अब उनको समझ में आ जाएगा कि मेरा इंट्रोडक्शन इसने दे दिया, अब मुझे स्टेज पे जाना है। सो दिस इज़ कॉल्ड अ क्यू। सो ये इनका क्यू होता है। क्यू मतलब एक तरह से हिंट या इशारा, जिसको इशारा बोलते हैं, ये उनके लिए एक इशारा होगा कि उनको जो है रेडी हो जाना है स्टेज पे आने के लिए। सो आपके जब भी इंट्रोडक्शन होते हैं उनमें दो चीज़ें होनी चाहिए। एक, उनके बारे में करेक्ट फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट के साथ उनका इंट्रोडक्शन, एंड सेकंड एक क्यू उन आर्टिस्ट के लिए जब जब उनको पता चल जाए कि उनको स्टेज पे अब आना है। चलिए अब राइटिंग एक्सरसाइज को देखते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, सेज एवलिन ग्लेनी। You have now read about two musicians, Evelyn Glennie and Ustad Bismillah Khan. Do you think that they both worked hard? Where did they want to go? Answer these questions in 2 paragraphs, one on each of the 2 musicians. So आपको 2 musicians के बारे में बताना है, एवलिन ग्लेनी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। एंड आपको क्या लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है? हैव दे वर्कड हार्ड? एंड उनको कहाँ जाना था, या जाना मतलब यहाँ पे उनको क्या अचीव करना था? So it means that what they wanted to achieve. So आपको दोनों म्यूजिशियंस के बारे में सेपरेटली लिखना है। एंड इनफैक्ट अगर आपने जो वीडियोस मैंने शेयर किए थे ड्यूरिंग रीडिंग, अगर उसको देखा होगा तो आपको बहुत हिंट्स मिले होंगे इनके बारे में। सो वो हिंट्स को भी आप ऐड कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इन दीज क्वेश्चंस में, जो राइटिंग के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपसे कुछ कहा नहीं जा रहा है कि आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करें कि जितना कुछ चैप्टर में दिया गया उतना ही पढ़ के आपको लिखना है। किसी ने आपको नहीं रोका एक्स्ट्रा लिखने के लिए। सो इन राइटिंग एक्सरसाइजेस का मतलब यही है कि आप कैसे इंफॉर्मेशन को गैदर करके कैसे अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। दिस इज़ यही आपका यहाँ पे जो है टैलेंट चेक हो रहा है। सो अगर आपको बहुत कुछ ज़्यादा पता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में तो अपने आप को रोकिए मत, लिख दीजिए, इंटरनेट पर रिसर्च कीजिए, बिकॉज यही एक मौका होता है जब आप चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं। एंड क्या पता अगर आपके चैप्टर में ये नहीं होता एवलिन ग्लेनी के बारे में या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में, तब वो कभी इंटरेस्ट भी नहीं आता इनके बारे में पढ़ने की। एंड जब आप इनके बारे में पढ़ चुके तो कितना इंस्पिरेशनल लगता है इनकी स्टोरी सुन के। सो ऑब्वियसली ये अपॉर्चुनिटी का यूज़ कीजिए। एंड आपको एज अ हिंट देने के लिए मैंने उनके बारे में एक एक पैराग्राफ लिखा है, बट डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, ये फाइनल आंसर नहीं है। मिलियंस ऑफ वेज में आप चीज़ों को लिख सकते हैं एंड इसको एक हिंट की तरह आप यूज़ कीजिए। एवलिन ग्लेनी इज़ एन इंस्पिरेशनल म्यूजिशियन, बीइंग अ वर्चुओसो विदाउट द एबिलिटी टू हियर म्यूजिक इज़ अ बिग फीट, and it is only possible with hard work. She had continually worked hard to train her body to feel different tones and perceive music. So obviously आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है कि वो मेहनती थे एंड उनको क्या अचीव करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या वो मेहनती थे, उसको यहाँ पे मैंने एक तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि फर्स्ट पहले तो उनको इंट्रोड्यूस करते कि बहुत इंस्पिरेशनल म्यूजिशियन थी। आप लिख सकते हैं कि वो परकशनिस्ट थी, मल्टी इंस्ट्रूमेंट परकशनिस्ट थी। आप कुछ भी वे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उनको। एंड आपके बारे में क्या लिख रहे हैं कि वो वर्चुओसो थी, बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन थी। एंड वर्चुओसो होना बिना सुनने की शक्ति के, ये बहुत बड़ी बात है। बिग फीट यानी बहुत बड़ी उपलब्धि, अचीवमेंट है। एंड ये पॉसिबल है सिर्फ कड़ी मेहनत से। तो यहाँ पे आपने अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि ये सिर्फ पॉसिबल है हार्ड वर्क के द्वारा। एंड उन्होंने कंटिन्यूअली बहुत मेहनत की है अपनी बॉडी को ट्रेन करने के लिए, डिफरेंट टोन्स और डिफरेंट वेज से म्यूजिक को परसीव करने की। परसीव यानी टू फील। And this requires sheer determination. So this requires nothing other than determination. And most of us give up and blame failures to the disability. एंड हम में से बहुत लोग जो है हार मान लेते हैं। गिव अप करना यानी हार मानना, हार मान लेते हैं और हमारे फेलियर्स को हम हमारी डिजेबिलिटी पे ब्लेम कर देते हैं। देखो मैं आज ये नहीं बन पाई बिकॉज देखो मेरे साथ तो ये हो गया। सो मोस्ट ऑफ अस हमारा एटीट्यूड यही रहता है कि हम अगर कुछ लाइफ में हासिल नहीं कर पा रहे तो हम किसी ना किसी चीज़ पे एक्सक्यूज़ डाल देते हैं। देखो मेरे मम्मी पापा ने ये नहीं दिया मुझे, मेरे पास तो पैसे नहीं थे, मेरा तो हाथ टूट गया है, मेरा तो पैर टूट गया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट अब आपको ये बताना है कि उन्होंने ये नहीं किया। शी डिडंट। She continued working on listening to music in different ways, her cheekbones, her feet, her hair, her fingertips, etc. because her sole aim was to pursue music. Now अब आपने यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि उनको कहाँ जाना था, उनको म्यूज़िक परस्यू करना। तो उनके लाइफ का एम सिर्फ एक ही था कि मुझे म्यूज़िक फील्ड को परस्यू करना है। एंड इसके लिए उन्होंने कंटिन्यूसली वर्क किया है, डिफरेंट वे से ट्राई किया म्यूज़िक को सुनने का, दैट इज़ चीक बोन से, फीट से, हेयर से, फिंगर टिप से, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको और भी ज़्यादा हिंट्स मिलेगा कि वो क्या क्या तरीक़ों से यूज़ करती थी म्यूज़िक को सुनने के लिए। शी हैज़ मास्टर्ड अराउंड 1000 इंस्ट्रूमेंट्स इन सच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम एंड बिकेम मोस्ट सॉट आफ्टर म्यूजिशियन। एंड ऑब्वियसली एक और इन्फॉर्मेशन जो आपकी टेक्स्ट में है कि उन्होंने 1000 इंस्ट्रूमेंट के अराउंड सीखा है, इससे भी क्लियरली समझ में आता है
कि कितनी ज़्यादा मेहनती थी, क्योंकि मास्टर करना, जैसे बहुत लोग बोलते हैं देयर इज़ अ 10,000 आवर रूल फॉर परफेक्शन, कि किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्टिविटी को अगर आपको परफेक्ट करना है, स्पेशली स्किल्स के लिए यूज़ किया जाता है कि कोई भी स्किल को अगर आपको उसमें परफेक्शन अचीव करना है तो आपको 10,000 आवर्स अपने देने होते हैं। सो आप इमेजिन कीजिए कि ये ऑन एन एवरेज बोला जाता है फॉर एन एवरेज पर्सन की 10,000 आवर्स, एंड 10,000 आवर्स बहुत ज़्यादा समय होता है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, दिन में 24 घंटे होते हैं तो कितने दिन होंगे ये, दैट इज़ कंटिन्यूसली अगर आप वर्क करें विदाउट ब्रेक। सो 10,000 आवर्स बहुत ज़्यादा समय होता है, एंड उन्होंने 1000 इंस्ट्रूमेंट्स को मास्टरी की है उसमें। तो आप इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करिए जस्ट एज अ रफ। सो उन्होंने इतने घंटे का काम किया है इतने कम समय में, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। तो उन्होंने एवरेज एफर्ट नहीं लगाया होगा, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया होगा। सो इन छोटे से सेंटेंस में आप एक इनडायरेक्टली वे में आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। शी हैज़ ऑल्सो एडमिटेड दैट शी इज़ अ वर्कaholic एंड शी यूजुअली वर्क्स मोर देन अ क्लासिकल म्यूजिशियन। सो उन्होंने ये भी बोला था अपने इंटरव्यू में कि बहुत ज़्यादा वर्कaholic हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं, एंड वो यूजुअली आमतौर पे एक क्लासिकल म्यूजिशियन से ज़्यादा काम करती हैं। दिस इज़ क्लियरली एविडेंट इन द सक्सेस दैट शी हैज़ टुडे। सो आज उनके सक्सेस में ये क्लियरली दिख रहा है, एविडेंट यानी दिखना, तो ये क्लियरली एविडेंट है, क्लियरली विजिबल है कि आज उनको सक्सेस मिली है। नाउ ये पैराग्राफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज अ शहनाई maestro and brought this instrument to the classical stage. He took to music at a young age and now through continuous hard work and practice has become a musical legend. So आप उनके बारे में बोल रहे हो कि उन्होंने म्यूज़िक बहुत ही यंग एज में ले ली थी, एंड अब कंटिन्यूस हार्ड वर्क और प्रैक्टिस से वो अब म्यूजिकल लेजेंड बन चुके हैं। ही इज़ नोन टू प्रैक्टिस होल डे अलोन एंड इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर कंसिडर्ड आउट ऑफ रेंज ऑफ शहनाई। एंड उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको टेक्स्ट में दी गई है वो ये है कि वो पूरा दिन प्रैक्टिस करते रहते थे अकेले, गंगा किनारे फॉर एग्जांपल या मंदिरों में, और वो इम्प्रोवाइज़ करते थे और इन्वेंट करते थे नए नए रागास को, जो कि एक्चुअली शहनाई की रेंज के बाहर माने जाते थे। सो इस पर्टिकुलर सेंटेंसेस में आपने ये क्लियर कर दिया कि वो हार्ड वर्किंग है। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे दिया। ही हैज़ इमेंस लव फॉर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक दैट फ्यूल्ड हिज पैशन टू मेक म्यूजिक विद शहनाई। एंड यहाँ पे आपने उनका जो टू गो वाला है कि वो कहाँ जाने चाहते थे, उसका इनडायरेक्टली आंसर दे दिया कि उनका जो पैशन था और लव था हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का, उसकी वजह से जो है उन्होंने शहनाई को परस्यू किया। ही नेवर रैन आफ्टर सक्सेस एंड ग्लैमर। और आपने ये भी क्लियर कर दिया यहाँ पे कि उनको सक्सेस और ग्लैमर नहीं चाहिए था, बिकॉज बॉलीवुड मूवी का जो एग्जाम्पल दिया था इस पर्टिकुलर चैप्टर में, उससे क्लियर होता है कि उनको वो शान शौकत का कोई भी शौक नहीं था। ही वॉज अ सिंपल मैन विद ग्रेट डिटर्मिनेशन टू मास्टर हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही सिंपल आदमी थे और उनका एक ही डिटर्मिनेशन था, एक ही दृढ़ निश्चय था कि वो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे मास्टरी ले लें, दैट इज शहनाई के वो मास्टर बन जाए, एंड वो बने। As a result of this devotion and hard work, he was conferred India's highest civilian award, that is Bharat Ratna. और इसी डिवोशन और हार्ड वर्क के कारण ही उनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिला। तो इस तरह से आपने उन क्वेश्चंस का भी आंसर दे दिया, एंड देन जो भी आपको पता है उनके बारे में वो भी लिख दिया। दिस इज़ अ क्वेश्चन जहाँ पे आप अपनी राइटिंग स्किल को शोकेस कर सकते हैं। एंड आई बिलीव कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नॉट जस्ट आपकी राइटिंग स्किल को टेस्ट कर रहा है, बट आपकी समराइजिंग स्किल को भी टेस्ट कर रहा है कि आप कैसे इस चैप्टर को समराइज कर सकते हैं। ऑब्वियसली पहले पार्ट में, स्पीकिंग पार्ट में आपको नोट मेकिंग सिखाई गई, एंड इस पार्ट में काइंड ऑफ एक तरह से आपसे समरी पूछ ली गई इस चैप्टर की, बिकॉज ऑब्वियसली फोकस दोनों पर्टिकुलर पार्ट में यही था कि कैसे वो मेहनत करके अपने डिजेबिलिटी को या अपने जो भी उनका पैशन था उसको परस्यू किया, अपने जो भी लिमिटेशंस है उसको हटा के। सो यहाँ पे ये था कि बिस्मिल्लाह खान के केस में उनकी कोई डिजेबिलिटी नहीं थी, बट ऑब्वियसली शहनाई को इतना ज़्यादा क्लासिकल प्लेटफॉर्म में फेमस नहीं माना जाता था। तो एक तरह से वो उनके लिए एक चैलेंज था कि कैसे शहनाई को वो इतना पॉपुलर कर सकें। सो ऑब्वियसली मोर और लेस थीम्स सिमिलर थे दोनों पर्टिकुलर स्टोरीज़ में, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ थी, एंड उनको आपको इस क्वेश्चन में समराइज करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने फीडबैक्स एंड कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। अब आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी आपकी स्क्रीन पर है। इस टेक्स्ट बुक के अगले चैप्टर के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।